अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज हो गई है तकरीब हलफ बर्दारी और सुप्रीम कोर्ट में नए जज भर्ती कर लिए गए हैं और इन्होंने बाकायदा तौर पर अब चार्ज भी संभाल लिया हलफ उठाने के बाद। तो इन जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि आज कोर्ट रिपोर्टर्स ने बड़ा कुछ कैमरे की आंख में महफूज किया और फिर पसे पर्दा होने वाली बड़ी चीज़ों के आप कह सकते हैं कि हल्के फुल्के जेस्चर्स हमें आज ऑन कैमरा भी नज़र आ रहे थे। तो काफ़ी कुछ है इस सारी तकरीब से जुड़ा हुआ जो आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ सूबों की हाई कोर्ट्स हैं उनके कायम मकाम चीफ जस्टिस साहिबान ने भी हलफ उठा लिए हैं। तो ये भी बहरहाल एक कोर्ट पैकिंग का जो अमल था वो मुकम्मल हो चुका है और अपने पसंद के तमाम जजेस जो हैं वो हुकूमत भर्ती करने में लाने में कामयाब हो गई है। और ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर अंदर जिस तरीके से तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 43 जजेस हैं जो हुकूमत ने इंस्टॉल किए हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक हैरत अंगेज़ अमल है क्योंकि इतनी जल्दी में इतने सारे जजेस की तैनाती जाहिर है कि ये एक नॉर्मल बात नहीं है और जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उसमें तो बिल्कुल ही अब नॉर्मल बात है। बहरहाल इसके ऊपर तफसीली जायज़ा लेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि आज अमेरिका की तरफ से भी एक अहम स्टेटमेंट आया है और जो विल्सन जो कि मुसलसल इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन्होंने अब एक नई एक आप कह लें कि एक एक्ट वो तैयार करने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। इसमें ऐसा क्या है ख़ास, इसके ऊपर बात करेंगे, कितना ख़तरनाक है ये। और फिर मुराद सईद साहब ने आज एक कॉल दे दी है, उनका एक वीडियो पैगाम जारी हुआ है, इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे और फिर कुछ पीटीआई के अंदरूनी मामलात के हवाले से भी आपको खबरें देंगे। आलिया हमजा साहिबा का एक अहम ऐलान और फिर शेर अफजल मरवत साहब ने भी अब लगता है कि कुछ ना कुछ कहना है। तो ये सब चीज़ें आज के इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी यहाँ से कि आज हलफ बर्दारी की जो तकरीब हुई है खुले अहाते में सुप्रीम कोर्ट के, और आज पहले तो इस पर ही सब लोग हैरान थे कि जो एक मकबरा इंसानी हुकूक का बना के गए हैं काजी साहब यानी जस्टिस काजी साहब फ़ाइज़ ईसा साहब, वहाँ पर आज देगें शेगें चढ़ाई हुई थी और पूरे यानी समोसे पकौड़ों का एहतमाम किया जा रहा था। तो मैं तो उस इंसानी हुकूक के मकबरे पर देगें चढ़ाते हुए जब देख रही थी मनाजिर, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं आज इंसानी हुकूक का चेलम है, बरसी है, क्या है जो इतना एहतमाम किया जा रहा है, क्योंकि इस इमारत से इंसाफ तो मिलता नहीं है। बहरहाल यहाँ पर हमें ये मायूसी ज़रूर मिलती है, यहाँ पर हमें ये शिकस्त खुर्दगी ज़रूर मिलती है कि हम किस तरह के माशरे में रह रहे हैं। और ये भी अफसोस मिलता है हमें इस इमारत से कि इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग कैसी कैसी छोटी मिसालें कायम करके यहाँ से जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की तकलीफ़ हमें ज़रूर मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल आज ये तकरीब जब शुरू हुई तो काफ़ी लोग एक्टिव थे और पहले से ही निशानों पर बैठे हुए थे कि तमाम जो जज साहिबान हैं यहाँ पर जब आएंगे उनसे बातचीत होगी, उनके तासुरात कलम बंद किए जाएंगे, कैमरे की आंख में महफूज किए जाएंगे। तो ये सब के लिए एक पूरा एहतमाम भी था। और चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने पहले 6 जजेस से हलफ लिया जो कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल तैनात हुए हैं, अभी हाल ही में मुख्तलिफ हाई कोर्ट से आए हैं। और उसके बाद आखिर में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब से हलफ लिया जो कि आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो उनके साथ वैसे एक अजीब ही बेचारे के साथ मामला है, ना वो 3 में है ना वो 13 में है, यानी ना वो हाई कोर्ट में है ना वो सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उनका कोई स्टेटस ही क्लियर नहीं है। बहरहाल अब किस्सा ये है कि जनाब ये हलफ बर्दारी की जो तकरीब हुई इसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद जो नाराज़ जज हैं बज़ाहिर इस सिस्टम से वो इसका हिस्सा ना बने, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, ये तमाम जज साहिबान जो थे यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने इस तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत भी की और अच्छे मूड में थे और सब ने अच्छी यहाँ पे लोगों के साथ गुफ्तगू भी की। जो आज हलफ बर्दारी की तकरीब में मरकज़ निगाह शख्सियत थी वो यकीनी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। इनके पास सबसे ज़्यादा जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, उनका एक रश लगा हुआ था। इनसे लोग बात कर रहे थे, इनके सवालों के जवाब जानना चाहते थे। तो उनसे ये पूछा गया कि भाई आपसे मुतालिक तो कहा जा रहा है कि आप काम नहीं करते। तो उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि भाई अगर ये बात है तो फिर सारा रिकॉर्ड तो
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद है, तो आप देख लीजिए कि किसकी कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं और हम कितना काम करते हैं। तो ये बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी जहाँ पे चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने ये कहा कि हमारे आजकल कुछ दोस्त काम नहीं कर रहे तो जब इन्होंने अपने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात जब उन्होंने की थी तो ये मंसूर अली शाह साहब का जवाब था। फिर उनसे ये भी सवाल किया गया कि राना सनाउल्लाह साहब ने जैसे कुछ दिन पहले ये बात की थी उसके कॉन्टेक्स्ट में कि हुकूमत शायद कोई रेफरेंस लाना चाह रही है और लग रहा है कि सीनियर 2 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आ सकता है। तो इस पे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब आएगा तो देख लेंगे, इसमें परेशानी की क्या बात है, जब कुछ गलत किया नहीं तो फेस करेंगे। ये भी सवाल हुआ कि क्या कोई इस्तीफ़ा देने का सोचा जा रहा है, तो उन्होंने कहा भाई बार बार आप ये हमारे जहन में ख्याल क्यों डालते हैं, क्यों हम इस्तीफ़ा दें, सिस्टम में रहेंगे और काम करेंगे और अगर कोई हमारे ऊपर रेफरेंस आता है, कुछ कार्रवाई होती है तो उसको फेस करेंगे, घबराने की क्या बात है। तो ये सीधा सीधा उन्होंने जवाब दे दिया उन तमाम कुव्वतों को जो ये समझ रहे थे कि एक दफ़ा फिर से रेफरेंस के डरावे जो हैं और धमकियां जो हैं उससे ही शायद काम बन जाए और ये खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो उन्होंने भाई साफ कह दिया कि हम तो पूरी लड़ाई लड़ेंगे। देखना यह है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को तो एक रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद रेस्क्यू किया था, तो क्या उनको भी रेस्क्यू करने के लिए कोई यहाँ पर मौजूद होगा या फिर सारे दूसरी तरफ ही होंगे जो कि दोस्त नहीं होंगे बल्कि दुश्मन की सफ़ों में जाकर बैठे होंगे कि इनको यहाँ से निकाला जाए, वरना ये तो मुसलसल हमारी नौकरियों पर एक ख़तरा बन के लटकता रहेगा। बहरहाल ये सारी आज गुफ्तगू जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से हुई। फिर उन्होंने ये भी बात की, ये जो रिपोर्टेड जजमेंट्स की बात हो रही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो जानते हैं आइन और कानून को लोग, उनका ये मानना है, बल्कि ये एक फैक्ट है कि इन लोगों की जो जजमेंट्स हैं, यानी जस्टिस मुनीब की बात हो या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात हो, ये इतने काबिल और पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड जजेस हैं कि इनकी जो जजमेंट्स हैं वो कानून की किताबों का हिस्सा बन चुकी हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। और बैनुल अक़वामी तौर पर लोग इनको बुलाते हैं खिताब करने के लिए, इनसे लोगों की ट्रेनिंग करवाने के लिए इनको बुलाया जाता है। और यहाँ हमारे मुल्क में इनके साथ क्या हो रहा है कि इनको आप इस काबिल ही नहीं समझ रहे कि इनको चीफ जस्टिस बना दें या इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, इस गर्दाब में हम फंसे हुए हैं कि अगर कोई हमारे पास काबिल लोग हैं भी तो हम उन्हें पूरी तरह ज़ाया करने की तगोदौ में मसरूफ़ हैं। बहरहाल आज यहाँ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के आसपास बड़ा रश लगा रहा, लोग उनके साथ सेल्फियाँ बनवा रहे थे, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे और जो क्रेडिबल कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक सबसे जो कम किसी को तवज्जो मिल रही थी या सबसे जो इग्नोर्ड पर्सन था वो जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो कि आपको पता है कि कितनी खिदमत गुजारी के बाद यहाँ पर आए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इग्नोर्ड बंदा था जिसकी कोई इस वक्त लग रहा था कि पूरे जजेस के झुरमट में कोई अहमियत नहीं है, तो वो जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, जिनसे ना कोई मिल रहा था जाके, ना कोई ख़ास उनसे कोई कलाम कर रहा था, सिवाय अटॉर्नी जनरल के जिन्होंने बड़े भेंच के उनको गले लगाया, बड़े खुश हो रहे थे वो उनके सुप्रीम कोर्ट में आने से। तो ये थी यहाँ पर हालात। जबकि जो सबसे ज़्यादा क्लिप वायरल हुआ वो था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब का, जहाँ पर हलफ उठाने के बाद, लेने के बाद जब याया अफरीदी साहब गुजर रहे थे, सामने से मंसूर अली शाह साहब आ रहे थे, तो ऐसा लगा कि जैसे वो हाथ बढ़ा रहे हैं उनको गले लगाने के लिए या फिर कम से कम मुसाफा करने के लिए, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने उनको सिर्फ ज़ुबानी कलामी इग्नोर करते हुए मुबारकबाद दी, वेल्डन कह के, और उसके बाद वो इग्नोर करके गुजर गए और बिल्कुल उनके साथ जाके उन्होंने कोई ख़ास गर्मजोशी का इजहार नहीं किया। और याया अफरीदी साहब फिर बस अपनी, जैसे आप एक क्या कहते हैं, सुबकी सी होती है और फिर आप किसी और से जाके बातचीत करने लग जाते हैं, तो कुछ इस किस्म के एक्सप्रेशंस उनके चेहरे पे नज़र आए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थोड़े खामोश नज़र आए, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो भी देख रहे थे, लोगों को मिल रहे थे, बातचीत भी हो रही थी। तो बहरहाल ये एक तकरीब थी जो इख्तिताम पजीर हुई। मेरा तो सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि जज कोई भी हो, कोई भी और लोग जो हलफ उठाते हैं अपनी नौकरियों के, अपने ओहदों के, जब आपने हलफ की पासदारी ही नहीं करनी, जब आपको हलफ की हुर्मत का ही ख्याल नहीं है, तो पता नहीं है इतने तरद्दुद तकल्लुफ़ किए क्यों जाते हैं, ये इतने एहतमाम किए क्यों जाते हैं हलफ बर्दारियों के। असल बात तो ये है कि हलफ का एक बोझ होता है, एक जिम्मेदारी होती है, एक वज़न होता है और आपको वो उठाना होता है, लेकिन यहाँ पर तो ये एक फॉर्मेलिटी बन के सिर्फ रह गया। बहरहाल जी,
یہ تھی حلف برداری کی تقریب، اور اس کے بعد اب کمرے وغیرہ تیار ہیں، یہ جج صاحبان جائیں گے اپنے اپنے جا کر بیٹھ جائیں گے، اور باقی اسی طرح سے ہائی کورٹ کے قائم مقام جو چیف جسٹس بنائے گئے ہیں ان کو بھی حلف اٹھوا دیے گئے ہیں۔ تو اب اس طرح سے کام جو ہے وہ آگے چل پڑا ہے، حکومت ایک اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو مزید سیکیور فیل کر رہی ہے، کیونکہ ان کو اب لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اکثریتی ججز جو ہیں، اگر فل کورٹ بیٹھ بھی جائے تو اکثریتی ججز جو ہیں وہ حکومت کے حامی لوگوں کے ہیں، اور اگر 26ویں آئینی ترمیم پر کوئی آگے چل کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر فل کورٹ تشکیل دینا پڑے تو تب بھی حکومت کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو بچا سکے۔ تو یہ اب ایک کانفیڈنس جو ہے یہ حکومت میں آیا یقینی طور پر، لیکن پھر بھی یہ اتنے زیادہ آپ کہہ لیں کہ خود پسند بھی ہیں اور انسیکیور بھی ہیں کہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دو چار جو اختلافی آوازیں ہیں وہ بھی باقی نہ بچیں اور ان کو بھی کسی طرح ریموو کر دیا جائے، چاہے وہ میڈیا میں ہوں چاہے وہ کورٹس کے اندر ہوں۔ بھئی اگر آپ میجورٹی میں ہیں تو ٹھیک ہے، جو اگر کوئی دوسرے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کے حامی نہیں ہیں یا آپ کی بات نہیں بھی سنتے تو گزارا کر لیں آپ، لیکن دیکھ لیں ان کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دو چار بھی کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وہ حبیب جالب کا شعر نظر آ گیا، یہ جو دو چار شرپسند ہیں والی، تو ان کو وہ شرپسند نظر آتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی، ادھر امریکہ کی طرف سے ایک اہم خبر، جو ولسن کا رات گئے ایک ٹویٹ آیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسا ڈرافٹ تیار کر رہا ہوں جو کہ ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے نام سے، اور اس میں بیسیکلی وہ تمام ہائی آفیشلز ملٹری کے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی نمائندے جو کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور عمران خان صاحب کی غیر قانونی اور ناجائز قسم کی جو ایک قید ہے اس میں ملوث ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر پابندیوں کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ میں ایک ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر رہا ہوں۔ تو کافی یہ وہ خبر ہے جو اس حکومت کے لیے یقینی طور پر ظاہر تو نہیں یہ کریں گے، لیکن بہرحال ایک پریشان کن خبر ضرور ہے۔ اور اگر یہ ایکٹ بنتا ہے، یہ قانون بنتا ہے، تو یقینی طور پر پھر پاکستان کے لیے مزید مشکلات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ پاکستان کے لیے ابھی انیشلی تو نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تو صرف انہوں نے ان شخصیات پر پابندی لگانی ہے۔ آگے چل کر اگر یہ چیز بڑھتی ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اور ان شخصیات کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ انڈیکیشنز پہلے سے آ رہی تھیں اور اب یہ ایک بہت سیریس معاملہ بن چکا ہے اس حکومت کے لیے۔ زلمی خلیل زاد صاحب نے بھی اس کے اوپر کوٹ پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ملٹری کو چاہیے کہ یہ جو ولسن نے ابھی ٹویٹ کی ہے اس معاملے کو سیریسلی لیں، کیونکہ اب ان کے پاس ٹائم جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم رہ گیا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں اس بات کا کافی امکان موجود ہے کہ اگر یہ ایکٹ پاس ہو جاتا ہے تو پھر یہ پابندیاں آ سکتی ہیں ان تمام لوگوں کے اوپر، لیکن اگر یہ ابھی بھی اس پہ بجائے اس کے کہ اپنا قبلہ درست کریں، چیزوں کو بہتر بنائیں یا لے کے چلیں بہتری کی طرف، الٹا اگر یہ ہٹ دھرمی پر مصر رہے تو اس کا نقصان نہ صرف ان کی ذاتی طور پر ان کی ذاتی حیثیت میں ہوگا بلکہ پاکستان کو بھی آگے چل کے اس کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے، لیکن فی الحال جو ایک موڈ نظر آ رہا ہے اس میں تو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئی کان دھریں گے کسی بھی عقل کی بات کے اوپر یا کسی ایون اگر ایک کوئی تھریٹ ہے تو اس کے اوپر، بلکہ بظاہر لگ رہا ہے کہ لڑائی اور غصے اور انتقام کے موڈ میں ہی نظر آ رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جس معاملے کے اوپر مراد سعید صاحب نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے، اور مراد سعید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک امن مارچ کی کال انہوں نے دی ہے 16 فروری کو کرک میں، اور خیبر پختونخوا میں جو اس وقت صورتحال ہے بہت سے لوگ اس کے بارے میں بہت تشویشناک خبریں دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کلیم یہ ہے کہ غالباً آدھے خیبر پختونخوا پر عملاً اس وقت حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور جو مختلف دہشت گرد عناصر ہیں، شرپسند عناصر ہیں، ان کا اس وقت کنٹرول ہے، اور اس طریقے سے آپ وہاں پر فریلی نہ تو موو کر سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر ریاست کی کوئی ریٹ بظاہر نظر آ رہی ہے، اور ایک پلان کے تحت ایسا لگ رہا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کو واپس خیبر پختونخوا میں لایا جا رہا ہے۔ تو اس سارے معاملے کے اوپر مراد سعید صاحب بار بار آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور کال دی ہے کرک میں امن مارچ کے حوالے سے، 16 فروری کی ڈیٹ رکھی ہے، اور خیبر پختونخوا کے عوام کو انہوں نے یہ کال دی ہے کہ وہ سب اس امن مارچ میں شریک ہوں اور جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف اپنی ایک آواز اٹھائیں، اور یہ بھی کہ اس کو معاملے کو جس طریقے سے عوام کی خواہش ہے اس کے مطابق حل کیا جائے، نہ کہ کوئی اس طرح کی زور زبردستی سے جس کے نتیجے میں الٹا اثر ہو اور دہشت گردی مزید پھیل جائے۔ تو یہ ساری جو کہانی ہے مراد سعید صاحب نے اب اس میں بیان بھی کی ہے، اور یہ ان کی ٹویٹ سے سامنے آ چکا ہے۔
अब आ जाते हैं कि PTI के अंदरूनी मामलात में क्या चल रहा है। आलिया हमजा साहिबा ने एक अहम स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब से अगली जो उनकी मुलाकात होगी उसमें वो बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करके लेके जा रही हैं, जिसमें वो जितने भी यहाँ पे टिकट होल्डर्स हैं, ओहदेदारान हैं PTI के और MPs वगैरह जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं और अहम पोजीशंस पर हैं, उनके बारे में एक मुफस्सल आप रिपोर्ट कार्ड उसे कह सकते हैं, कारकर्दगी रिपोर्ट कह सकते हैं, जो इमरान खान साहब को पेश की जाएगी। आलिया हमजा साहिबा इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ लोग काम करें और बाकी सिर्फ आराम करें और खाली खुली बैठ के अपने घरों में महफूज रह के बग़ैर मेहनत किए ओहदों को इंजॉय भी करें और साथ साथ इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसके पीछे अपनी सियासत भी चमकाते जाएं, लेकिन ख़ुद मैदान अमल में आने से गुरेजा रहें। आलिया हमजा साहिबा कहती हैं कि पहले से ही कारकुन मार खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, मुकदमात भुगत रहे हैं। हद तो ये है कि जानों की कुर्बानी भी कारकुनों ने ही दी है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि हम कारकुनों को बस आगे कर दें और बाकी जो सारे हमारे ओहदेदारान हैं, MNA, MPAs, टिकट होल्डर, वो आराम से अपने घरों में महफूज रहें, तो ये नहीं होगा। और आलिया हमजा साहिबा कहती हैं कि इस मुतालिक अब सारी रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब को वो पहुँचाएंगी कि कौन कौन फील्ड में ना सिर्फ ये कि मुतहरिक है बल्कि कारकुनों के साथ खड़ा है और कौन कौन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च का इनकलाबी नारा मुंह से सिर्फ मार के साइड पे हो जाता है। तो ये सारी कहानी जो है आगे जाएगी। जुनैद अकबर साहब भी खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह की एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इधर से आलिया हमजा साहिबा ने पंजाब के हवाले से भी यही फैसला किया है और अब अगली जो मुलाकात है उसके बाद अहम फैसले हो सकते हैं, क्योंकि जब इमरान खान साहब को चीज़ें पता चलेंगी तो वो पहले ही ऑलरेडी इस तरह की सोच में इस वक्त हैं और वो इनकलाबी तब्दीलियां कर भी रहे हैं, नज़र आ रही हैं, जिसमें वो ना सिर्फ ये कि बाहर ठीक ठाक किस्म के एग्रेसिव पैगामात भेज रहे हैं बल्कि पार्टी के अंदर भी वो काफ़ी एग्रेसिव पोजीशन लिए हुए हैं, फैसले कर रहे हैं। तो ये अब आपको एक वाजे चेंज जो है उनकी पॉलिसी में नज़र आ रहा है। तो आने वाले दिनों में जब ये रिपोर्ट्स उन तक पहुंचेंगी तो उसके बाद वो फर्दर भी कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा शेर अफजल मरवत साहब की जब दोबारा उन तक सिचुएशन पहुंची है, बल्कि अब तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने खुद ही जब अखबार में देखा कि जी शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इससे पहले कि कोई उन्हें आके कोई उनकी शिकायत करता, उन्होंने खुद ही इस मुतालिक पूछ लिया कि भाई ये शेर अफजल मरवत क्या कर रहा था स्टेज के ऊपर। और फिर जब बाकी सारी तफसील उन तक पहुंची तो वो काफ़ी नाला हुए और फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा हुआ था तो फिर इसको अभी तक क्यों पार्टी में रखा हुआ है, इसको निकाला क्यों नहीं, फ़ौरन निकालें, आज के आज निकालें। और फिर आपने देखा कि उसी रात को फिर ये नोटिफिकेशन आ गया और शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकालने का फैसला हुआ। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, कल तो उनका बड़ा धुआंधार किस्म का ट्वीट भी आया कि मैं अब अपने फैसलों में आज़ाद हूँ, अपनी गुफ्तगू में आज़ाद हूँ और मैं अब मीडिया पे भी जाऊँगा और सोशल मीडिया पे भी जाऊँगा और अपनी सारी जो मेरे खिलाफ साजिश हुई है उसके बारे में सबको आगाह भी करूँगा। तो बज़ाहिर लग रहा था कि काफ़ी रौनक मेला जो है आपको मीडिया पे नज़र आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने लोगों पे इल्ज़ामात लगाएंगे, फिर उनके जवाबात आएंगे, तो एक नया मौजू जो है वो मीडिया को मिल जाएगा और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि उलझ जाएगी सारी बहस और जो असल इश्यूज़ हैं वो सारे इधर उधर डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर रात गए किसी ने शायद उन्हें समझाया कि भाई थोड़ा अरसा खामोश रहो, दोबारा वापसी के लिए आपकी कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप अपने मुंह को ज़रा बंद रखो। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी फ़िलहाल मैं फिर अभी मज़ीद खामोश ही हूँ। आज अलबत्ता कौमी असम्बली में बस उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में ये बात ज़रूर कही कि मैं आज सिर्फ अपने साथियों से पूछना चाहता हूँ कि मुझे क्यों निकाला, जिसके ऊपर काफ़ी कहे भी लग रहे थे। वैसे जो उनके साथी हैं काफ़ी मैं देख रही थी कि उनकी हक में और हिमायत में बात कर रहे हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी असर रसूख भी रखते हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान साहब से दोबारा से बातचीत की जाए उनके मामले में और कोई नज़रसानी की अपील की जाए। बल्कि कल तो अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने बात की है शेर अफजल मरवत साहब से मुतल्लिक और नज़रसानी का कहा है इमरान खान साहब को। फ़िलहाल इमरान खान साहब ने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसी तरह और भी कई पार्टी में आवाज़ें हैं जो शेर अफजल मरवत साहब के हक़ में बोल रही हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद भी ज़रूरी है कि जो उनके हक़ में लोग बात कर रहे हैं
وہ ان کو شرمندہ نہ کروائیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنے رویے کو کنٹرول کریں اور ہر وقت پارٹی کے لیے مشکلات نہ بنایا کریں. ہو سکتا ہے پھر کہیں آگے چل کر ان کی کوئی واپسی ہو جائے، لیکن اگر بجائے اس کے کہ اگر انہوں نے اس کو سیریسلی سمجھنے کے بجائے، سچویشن کو سنبھالنے کے بجائے اس کو اور خراب کر لیا مزید الزامات لگا کر، مزید گند پھیلا کر، تو پھر اس چکر میں نہ صرف یہ کہ پارٹی کو اگین ایک دفعہ پھر غیر ضروری بحثوں میں الجھنا پڑے گا، بلکہ ان کی اپنی پھر جو راستے ہیں واپسی کے دوبارہ وہ بالکل مکمل طور پر ہی بند ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح کی سچویشن ہوگی. دیکھتے ہیں شیر افضل مرود صاحب اس بات کو سمجھ پاتے ہیں یا پہلے کی طرح کچھ معاملات خراب ہی مزید کریں گے، تو یہ دیکھنا ہوگا. بہرحال اس متعلق جو ہے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.